इमेजिन कि एक कंपनी क्लेम करती है कि उसने 5 साल में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। एलआईसी जैसी जायंट भी इंस्टीट्यूशन जो है वो 2000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्टेड रहती है, और फिर भी एक दिन सेबी कहता है कि रुकिए, हमें इन नंबरों पर सीरियस डाउट है। क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैंडल बन सकता है? और क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब गलत था तो 5 साल तक किसी को ये सब पता क्यों नहीं चला? हाय, मैं हूँ पिंकी जायसवाल और आज हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कंपनी की कहानी नहीं है। ये कहानी जो है ये जहाँ पे 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रेवेन्यू का रिपोर्ट होता रहा, एलआईसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन फिर एक दिन सेबी ने ऐसा खुलासा किया जिससे स्टॉक मार्केट पूरी की तरह हिल गया। आखिर राजेश एक्सपोर्ट के साथ ऐसा क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गलती लाखों इन्वेस्टर ने की है, क्या आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं? चलिए समझते हैं इस पूरी स्टोरी को शुरू से लेकर लास्ट तक। राजेश एक्सपोर्ट जो थी, राजेश एक्सपोर्ट कोई छोटी कंपनी नहीं थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिफाइंस और एक्सपोर्ट्स में एक मानी जाती थी। कंपनी का बिजनेस सिंपल लगता था, और गोल्ड खरीदो, रिफाइन करो और दुनिया भर में बेचो। तो इन्वेस्टर को लगता था कि इंडिया का ये ग्लोबल सक्सेस स्टोरी में से एक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक इन्वेस्टर ने कंपनी का फाइनेंशियल नंबर पर सवाल खड़े कर दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई, ये सेबी ने इश्यूज रूटीन चेकअप के दौरान नहीं पकड़ा। शुरुआत हुई एक छोटे से कंप्लेन से। कुछ इन्वेस्टर और एनालिस्ट जो है उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी के जो रिपोर्टेड रेवेन्यू है और कैश फ्लो है उसमें अनयूजुअल पैटर्न्स दिख रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल था, अगर कंपनी इतना रेवेन्यू कमा रही थी तो कैश कहाँ है? और यही सवाल इन्वेस्टिगेशन की वजह बना। सेबी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, फॉरेंसिक ऑडिट शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो रेवेन्यू फिगर्स पर सवाल उठने लगे। अब आपको आगे जान के ये शौक लगेगा कि कई रिटेल इन्वेस्टर है सिर्फ रेवेन्यू देखकर इन्वेस्ट करते हैं। इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो रेवेन्यू से ज्यादा कैश फ्लो को देखते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू के जो नंबर्स है उसको मैनिपुलेट करना रिलेटिवली इजी हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट में आया कैश मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इससे हमें इस केस से एक लेसन सीखने को जरूर मिला। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश, अगर कैश ही बिजनेस की असली रियलिटी बताता है। यही वजह है कि जितने लेजेंडरी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जैसे वॉरेन बफेट की मैं बात करूं, तो वो कैश फ्लो को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि रेवेन्यू और प्रॉफिट को। बात करते हैं कि एलआईसी का नाम चर्चे में क्यों आया। तो एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। करोड़ लोग जो है पैसा डायरेक्टली एलआईसी उनको मैनेज करने के लिए देते हैं। ठीक है, जब सेबी का जब ऑर्डर आया तो लोगों ने पूछा कि अगर एलआईसी इन्वेस्टेड थी तो क्या ये सेफ था? तो आंसर है इसका नहीं। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं होती है। लार्ज इंस्टीट्यूशन जो हुए उनसे भी गलती हो सकती है, और इस केस में देखने को हमें मिला भी। हिस्ट्री में दुनिया के बिगेस्ट फंड्स भी गलत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को कभी भी सिर्फ ये नहीं देखकर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए
कि किस बड़े जो कंपनीज ने, इंस्टीट्यूशन ने इस पे इन्वेस्ट कर रखा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने इसमें कुछ बुलेट पॉइंट में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि पहला लेसन हमें ये सीखने को मिला है कि कभी भी सिर्फ रेवेन्यू देकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा हमें ये मिला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए। तीसरा ये लेसन है कि ऑडिटर्स रिमार्क्स हमें पढ़ना चाहिए कि ऑडिटर्स ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। फोर्थ लेसन ये है कि प्रमोटर्स की क्रेडिबिलिटी हमेशा चेक करनी चाहिए। फिफ्थ ये है कि एक ही स्टॉक में एक्सेसिव फंड्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग होती है लेकिन लॉसेस से बचा जा सकता है। स्टॉक खरीदने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रखना चाहिए। ये 6 बातें हैं, उसे जरूर आप चेक करें ताकि आप बड़े मिस्टेक करने से बच सकते हैं और आपका पैसा डूबने से बच सकता है। पहला ये है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, उसको पॉजिटिव है कि नहीं ये चेक करें। दूसरा ये कि जो डेब्ट इंस्टीट्यूशन बढ़ तो नहीं रहा है, जो डेब्ट है वो कंटिन्यूअस बढ़ तो नहीं रहा है। तीसरा आप ये देखिए कि ऑडिटर ने कोई वार्निंग तो नहीं दे रखी है। चौथा ये है कि प्रमोटर्स जो शेयर्स है वो कोई प्लेज तो नहीं करके रखे हैं। पांचवा ये है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो मैच कर रहे हैं या नहीं, या उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। छठा ये है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो ऑनरशिप के साथ बिजनेस क्वालिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इसमें से 2 या 3 फ्लैग्स मिलते हैं आपको तो वैसे स्टॉक्स आप अवॉइड करें। बेटर होगा कि आप इस स्टॉक को अवॉइड ही कर दें। राजेश एक्सपोर्ट्स का फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है। सेबी के एलिगेशंस अभी चल रहे हैं। कंपनी ने एलिगेशंस को चैलेंज कर दिया है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये केस इंडिया के इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन दे गया है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है ग्रीड नहीं होती है, सबसे बड़ा चीज होता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट। अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर सावधानी रखनी चाहिए। नंबर्स पर भरोसा करने से पहले उनमें समझना जरूरी है कि ये सही है या फिर ऐसे ही ये बबल्स है, वरना आपका कॉन्फिडेंस भी क्रैश हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या रेगुलेटर्स को स्ट्रिक्ट और होना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।